सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम औद्योगिकरण के युग पाठ को अपने नए पॉइंट किसे हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति से आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार हाथ का जो श्रम था वो और वाष्प शक्ति यानी कि जल की जो ताकत है उसने मिलकर के किस प्रकार उद्योगों को चरम सीमा तक पहुंचाया। हम बात करते हैं यहाँ पर विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन की। विक्टोरिया उस समय क्या थी? ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन की क्या थी? महारानी थी। उस समय की हम क्या करेंगे यहाँ पर बात करेंगे। कहता है कि जो विक्टोरिया कालीन जो ब्रिटेन था उसके अंदर मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यूरोप की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। क्या हो गई थी? यूरोप की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी और जो गरीब किसान थे और बेकार जो लोग थे वो काम की तलाश में गांव से कहाँ आ रहे थे? शहरों में आ रहे थे। तो आप यहाँ जानेंगे कि श्रमिकों की जहाँ बहुतायत होगी, श्रमिक ज़्यादा होंगे, काम कम होगा तो उनका वेतन गिर जाएगा। ये नियम है। और उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई भी अब परेशानी नहीं आएगी। वो जितने भी चाहे मजदूरों को काम पे लगा सकते हैं, क्योंकि वेतन उन्हें क्या देना पड़ता है? बहुत कम। तो जब ऐसी बात हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति मशीन में दिलचस्पी नहीं लेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मजदूरों से उन्हें क्या करे? छुटकारा मिले, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला नहीं था। मशीनों पे खर्च क्या आता था? ज़्यादा आता था। दूसरी जो बात थी, यहाँ हम जान रहे हैं, एक प्रश्न आ जाता है कि क्या कारण था कि उद्योगपति अब भी मशीनों के ऊपर क्यों विश्वास नहीं कर रहे थे? उस प्रश्न का आंसर जो है मिल रहा है हमें यहाँ। उसके रीजंस आ रहे हैं। पहली बात तो हमारे पास ये होगी कि कोई भी इनमें दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वेतन था वो मजदूरों का क्या था? कम। दूसरी जो बात हमारे पास यहाँ आ रही है वो आ रही है, श्रमिकों की जो मांग होती थी वो मौसमी आधार पर बढ़ती बढ़ती थी। जैसे कि मान लीजिए क्रिसमस का त्यौहार आता था जब इंग्लैंड में, तो उस समय बुक बाइंडरों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। क्रिसमस के समय किसकी ज़रूरत पड़ती थी? बुक बाइंडरों की, प्रिंटरों की, दिसंबर में। तो उस समय मज़दूरों की बहुत ज़्यादा दरकार होती थी। दूसरा क्या था? सर्दी के मौसम के अंदर, जब जाड़ों का मौसम आता था तब गैस घरों और शराब खानों में काम ज़्यादा होता था। इसी सर्दी के मौसम में जहाज़ों की मरम्मत की जाती थी, उसकी साफ सफाई और सजावट का काम भी किया जाता था। तो जो उद्योग मौसम के साथ उत्पादन करते थे या मौसम के साथ जिनका उत्पादन बढ़ता या घटता रहता था, वहां पर मशीनों का कोई काम नहीं था। वहां मशीनों की बजाय उद्योगपति मजदूरों से काम करवाना पसंद करते थे। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि जो हाथ से जो माल तैयार होता था उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। कारण था उसका कि जो हाथ से जो माल तैयार होता था उसमें आप कोई भी डिज़ाइन नया डाल सकते थे। 10, 20, 25, 30 तरह के डिज़ाइनों में भी आप माल को तैयार कर सकते थे, क्योंकि अलग अलग मजदूर अलग अलग डिज़ाइन बनाने में महारत हासिल थी। लेकिन मशीनों से केवल एक ही डिज़ाइन बनता था। ये देखिए, मशीनों से एक ही जैसे तय किस्म के उत्पाद बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। लेकिन जो बाजार जो थे उनमें क्या था? अक्सर बारीक जो डिज़ाइन होता था और ख़ास आकार वाली चीज़ों की मांग रहती थी। इसलिए 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। और इसे किसी भी उद्योग धंधे में यांत्रिक प्रौद्योगिकी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता था। इसके लिए सिर्फ किसकी ज़रूरत थी? इंसानी निपुणता की। तो किसकी ज़रूरत पड़ गई? मजदूरों की। चौथी जो हमारे पास बात आती है वो आती है उच्च वर्ग के जो लोग थे, जो कुलीन और पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे, वो हाथों से बनी हुई चीज को क्या देते थे? तरजीह देते थे। हाथ की बनी हुई जो चीजें होती थी परिष्कार यानी कि शुद्ध होती थी। और सुरुचि का क्या माना जाता था? प्रतीक भी। एक मजदूर जो है अपना पूरा श्रम लगा करके, पूरी मेहनत लगा करके जी जान से इसका निर्माण करता है, उसकी फिनिशिंग भी क्या होती थी? अच्छी। उसका डिजाइन भी क्या होता था? अच्छा। और मशीन से बनने वाले उत्पाद को उपनिवेशों में निर्यात किया जाता था। अमीर जो व्यक्ति है वो मशीनी उत्पाद को क्या कर देता था? विदेशों में निर्यात कर देता था। अपने घरों में उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता था। और जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहां पर उद्योगपति मशीन का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद
करते थे ताकि कम से कम मजदूर का इस्तेमाल करके वो अपना काम चला सके। लेकिन उस समय ब्रिटेन के अंदर कामगारों की कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए ब्रिटेन के उद्योगपति आज भी मजदूरों का उद्योगों में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मजदूरों की ज़िंदगी। जब बाज़ारों के अंदर श्रम की मांग बढ़ जाएगी तो मज़दूरों की ज़िंदगी भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। और गाँव के अंदर लोगों को हर मौसम में क्या नहीं मिलता है, काम। गाँव में सिर्फ काम क्या होता है, मौसमी होता है। फसल जब कटती है तभी लोगों को काम मिलता है, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति खाली रहता है। तो जब नौकरियों की खबर शहर से गांव पहुंची तो गांव के सैकड़ों तादाद में लोग कहां पर पहुंच गए, शहरों में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, शहरों में। और शहरों में जब वो पहुंचे तो उन्हें नौकरी मिलने की संभावना इसलिए थी कि वो जानते थे कि किसी का दोस्त, किसी के कुटुंब परिवार की जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता था तो वो उन्हें आसानी से क्या कर सकता था, नौकरी दिलवा सकता था। ये देखिए, नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा होती थी। तो सबके पास सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। हर आदमी का रिश्तेदार कहाँ नहीं होता था, शहर में नहीं होता था। तो रोजगार चाहने वाले सारे लोग जो है हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था, तब जा करके उन्हें काम मिलता था। उस टाइम तक वो कहाँ रहते थे, पुलों के नीचे जो रैन बसेरे थे उनके अंदर रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर के निजी रैन बसेरों में भी रहते थे। तो बहुत सारे जो उद्योग है उसमें मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच में ही खाली बैठना पड़ता था। अभी मैंने बताया ना कि जाड़ों के मौसम में बहुत ज़्यादा काम होता था, तब मजदूरों को काम मिल जाता था। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती थी, काम कम हो जाता था, तो ये दिहाड़ीदार मजदूर जो है वापस कहाँ पर लौट जाते थे, अपने गाँव में। कुछ लोग तो क्या कर जाते थे, गाँव में लौट जाते थे। कुछ गाँव में नहीं लौटते थे, वो छोटा मोटा काम कहाँ पर ढूंढ लेते थे, शहर में। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। लेकिन जो 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत हुई उसमें मजदूरों को वेतन अच्छा मिलने लगा। लेकिन इससे मजदूरों की हालत की बेहतरी का हमें पता नहीं चलता, क्योंकि औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच में आने वाले फर्क में और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव जो है वो क्या हो जाते थे, छिप जाते थे। नेपोलियन युद्धों के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की वास्तविक जो मूल्य था उसमें भारी कमी आ गई। उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे उतनी वस्तु नहीं खरीद सकते थे जितनी पहले खरीद सकते थे, क्योंकि वेतन उनका बढ़ गया, लेकिन उसके मुकाबले में वस्तुओं की कीमत भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। वेतन के मुकाबले क्या हुआ, वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। जितना वेतन बढ़ा था उससे वस्तुओं की कीमत क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर क्या होगा, आमदनी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो वस्तुओं के ऊपर लग जाएगी। ये बता रहा है, ये देखिए कि मजदूर की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी। किससे तय होती थी, कि उसने कितना काम किया है, उसने कितना काम किया है और कितने दिन काम किया है। मान लो महीने में 30 दिन होते हैं और उसने 20 दिन काम किया है, तो एवरेज के अंदर उसकी दिहाड़ी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो 19वीं जो सदी के मध्य में भी उनके हालात बहुत अच्छे नहीं थे। 10% शहरी आबादी आज भी निहायत क्या थी, गरीब थी। और जब स्पिनिंग जेनी, ये एक नई मशीन थी सूत कातने की, जब ये आ गई तो ये मशीन एक साथ 9 10 व्यक्तियों का काम कर देती थी। अब कितने मजदूरों की कमी हो गई, 9 की। जहां 9 मजदूर का 10 मजदूर काम करते थे, वहां मशीन एक आदमी चला लेता था। तो कितने मजदूर बेरोजगार हो गए, 9। ये देखिए, बेरोजगारी की आशंका में मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल हो गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतों ने मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा चिढ़ते थे वो कि इन मशीनों की वजह से हमारी रोजी रोटी क्या हो गई है, छिन गई है। और लगातार ये टकराव होता रहता था। ऐसे ही 1840 के दशक में अचानक शहरों में निर्माण की गतिविधियां बढ़ गई, जिससे मजदूरों को दोबारा काम मिलने लगा। ये निर्माण की गतिविधियां क्या थी, उद्योगों की वजह से सड़कों को क्या कर रहे थे, चौड़ा। नए रेलवे स्टेशन बना रहे थे, नई रेलवे लाइनों का विस्तार किया जा रहा था, सुरंगें बनाई जा रही थी, निकासी के लिए सीवर की व्यवस्था लागू की जा रही थी, नदियों के तटबंध जो हैं वो बनाए जा रहे थे। इस कारण 1840 के दशक में दुगना और अगले 30 सालों में एक बार फिर मजदूरों की संख्या क्या हो गई, दुगनी हो गई और मजदूरों को बहुत ज़्यादा काम मिलने लगा। नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आ जाता है
उपनिवेशों में औद्योगिकरण। अब तक तो हम बात कर रहे थे किसके उद्योग की? ब्रिटेन के। किसके उद्योग की बात कर रहे थे? ब्रिटेन के उद्योग की बात कर रहे थे। और अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ? भारत की। कि भारत में जो है, भारत किसका उपनिवेश था? जैसे ही ये पार्ट स्टार्ट हुआ था तब मैंने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। कब बन गया था? बक्सर के युद्ध के बाद, जो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत के जो है वो राजनीतिक अधिकारी भी बन गए। तो आइए इस समय के बारे में हम जानते हैं कि भारत में उद्योग कैसे था। आइए भारत पर नजर डालें और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। यहां भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। और सारा का सारा जो फोकस है हमारा इस पार्ट पे सिर्फ एक ही उद्योग धंधे पे केंद्रित है, और वो कौन सा है? कपड़ा उद्योग। ये देख लीजिए आप। अब तक भी जितना हमने ब्रिटेन में पढ़ा वो सारा मोस्टली हमारा किस पे डिपेंड था, किसके ऊपर आधारित हो रहा था, किसको हम फोकस में लेके चल रहे थे? कपड़े उद्योग को। और यहाँ भी हम किसको फोकस में लेके चल रहे हैं? भारत में भी कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था उस समय। तो हम बात करेंगे यहाँ भारतीय कपड़े का युग। भारतीय जो कपड़ा था उसके अंदर जो सूती वस्त्र बनाया जाता था वो दो प्रकार के कपड़े बनाता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता था मोटा, जिसे गरीब यूज करते थे, मोटा किस्म का। इसे तो कौन यूज करता था? गरीब व्यक्ति, इसकी कीमत कम होती थी। एक होता था महीन, महीन किस्म का कपड़ा। इसका इस्तेमाल कौन करते थे? अमीर व्यक्ति करते थे, पेशेवर जो लोग होते थे वो करते थे। इंग्लैंड के लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते थे। एक मजदूर की हिम्मत नहीं थी कि वो महीन कपड़े को क्या कर ले? खरीद ले। तो इस कपड़े का जो महीन किस्म का जो कपड़ा था, भारत के अंदर जो कपास पैदा होती थी वो भी अच्छी किस्म की होती थी। तो भारतीय लोग, जो फारसी जो सौदागर होते थे, वो पंजाब से अफगानिस्तान, फिर फारस और मध्य एशिया के रास्ते ये चीज़ें लेकर के जाते थे। भारत का व्यापार अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया से होता था। और ये लोग क्या करते थे? महीन कपड़े के थान को ऊँट की पीठ पर लाद करके पश्चिमोत्तर सीमा के अंदर जो पहाड़ी दर्रे थे हिमालय के अंदर, चाहे वो जोजिला दर्रा है, उन दर्रों से ये निकल करके कहाँ पर जाते थे? रेगिस्तान के पार चले जाते थे मध्य एशिया में। इसके अलावा भारत के अंदर एक बंदरगाह थी सूरत, गुजरात के तट पे, उसके जरिए, और भारत की जो बंगाल की खाड़ी है उसके जरिए जो लाल सागर और भूमध्य सागर में जो बंदरगाह थे वहां व्यापार होता था। कोरोमंडल तट के ऊपर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से दो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश थे उन देशों के साथ भी हम क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो ये जो निर्यात का जो नेटवर्क था हमारा, जो एक देश से दूसरे देश में हो रहा था, इसमें बहुत से भारतीय व्यापारी और बैंकर्स सक्रिय थे। भारत के व्यापारी इसमें क्या करते थे? पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेके जाते थे और निर्यातकों तक पहुंचाते थे। और माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। बंदरगाह को भीतरी इलाकों से कौन जोड़ते थे? ये भारतीय सौदागर जोड़ते थे। सौदागर क्या करते थे? बुनकरों को पेशगी देते थे, एडवांस में दे देते थे। क्या देते थे? एडवांस दे देते थे उनको काम करने के लिए। और फिर उन्हीं बुनकरों से वो क्या करते थे? तैयार कपड़ा खरीदते थे और कहाँ पहुँचा देते थे? बंदरगाह से। इसके बीच में जो दलाली मिलती थी उनसे ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। ये देखिए, बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों से दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। लेकिन 1750 के दशक में भारतीय सौदागरों का ये नेटवर्क टूटने लगा। उसका कारण था भारत के अंदर यूरोपीय कंपनियां आ गई थी। यूरोपीय कंपनियां तो भारत में कब आ गई थी? 1600 ईस्वी में आ गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1616 में कौन आ गए थे? डच आ गए थे। 1664 में कौन आ गए थे? फ्रांसीसी आ गए थे। तो अब भारतीय जो सौदागर हैं उनको इन कंपनियों से क्या करनी पड़ती थी? प्रतिस्पर्धा। लेकिन इन कंपनियों ने मोटा पैसा देके वहाँ के राजाओं से व्यापार के ऊपर एकाधिकार स्थापित कर लिया। व्यापार पर क्या कर लिया? एकाधिकार स्थापित कर लिया। वहाँ से रियायतें हासिल कर ली। और इन रियायतों की वजह से उन्होंने हुगली और सूरत की बंदरगाह से व्यापार करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और इन बंदरगाहों में होने वाला निर्यात कमज़ोर हो गया। और पहले जिस कर्ज से व्यापार चलता था वो भी खत्म हो गया। और धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। और 17वीं सदी के आखिरी साल में सूरत बंदरगाह में होने वाले व्यापार जो 1.6 करोड़ था वो गिर के कितना रह गया? 30 लाख। और यहाँ हमारा एक पर्सन कंप्लीट हो जाता है कि
18वीं शताब्दी के अंदर सूरत बंदरगाह हाशिए पर क्यों चला गया, तो वहाँ हम ये चीज़ बताएंगे कि यूरोपीय कंपनियों की ताकतें बढ़ती जा रही थी, उन्हें स्थानीय दरबारों से रियायतें हासिल कर ली। उसके बाद व्यापार पर इजारेदारी, इजारेदारी का मतलब होता है एकाधिकार, उस कंपनी के अलावा उस क्षेत्र में कोई भी और कंपनी व्यापार नहीं कर सकती। और इन लोगों ने नई बंदरगाह खोल ली, कौन सी, बंबई और कलकत्ता। जो व्यापार पहले सूरत की बंदरगाह से होता था या हुगली से होता था, उसका स्थान अब किसने ले लिया, बंबई और कलकत्ता ने। और इस कारण सूरत जो बंदरगाह है वो हाशिए पर चला गया। ये देखिए आप, रीजन है। यहाँ हमारा प्रश्न कंप्लीट हो रहा है बेटा, ध्यान रखना। 18वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह हाशिए पर क्यों चला गया। देखो, सूरत और हुगली कमजोर पड़ रहे थे और बंबई और कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुरानी बंदरगाह की जगह नए बंदरगाहों का महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संदेश था। नए बंदरगाह के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। बहुत पुराने जो व्यापारिक घराने थे वो खत्म हो चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। अब भारतीय सौदागरों ने यूरोपीय कंपनियों के लिए काम करना शुरू कर दिया और यहीं से बुनकरों और कारीगरों की जिंदगी के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव आ गया। भारतीय कंपनी में एक क्या आ गया, नया बदलाव यहाँ पर आ गया। उस बदलाव के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो बुनकर थे उनका क्या हुआ, बुनकरों का क्या हुआ। अब बुनकरों का क्या हुआ, बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए गुमास्ताओं की नियुक्ति कर दी गई और इससे जो है बुनकरों की जो स्वतंत्रता थी वो छिन गई। आप ये देखिए कि 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी भी ब्रिटेन के बाजारों के अंदर किसकी मांग थी, भारतीय कपड़े की मांग थी। ये देखिए, इसलिए कंपनी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को फैलाना चाहती थी, क्योंकि यूरोप में आज भी बारीक भारतीय कपड़े की क्या थी, मांग थी। इन्होंने क्या किया, जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1760 और 70 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं हो पाती थी और बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसियों से, डचों से और पुर्तगालियों से इसे क्या करना पड़ता था, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, और स्थानीय व्यापारियों से भी इसे होड़ करनी पड़ती थी। लेकिन मैंने आपको बता दिया, जैसे ही 1765 के अंदर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिल गई, दीवानी मिल गई, अधिकार प्राप्त हो गए और यहां के व्यापार पर भी उनका एकाधिकार हो गया। ये देखिए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता जब स्थापित होगी तो कंपनी अपने व्यापार पर एकाधिकार का दावा करती थी। फलस्वरूप उसने सबसे पहले तो क्या किया, प्रतिस्पर्धा को खत्म किया, लागतों पे उन्होंने अंकुश लगाया और कपास और रेशम से बनी हुई जो चीज़ें थी उनकी आपूर्ति क्या कर दी, सुनिश्चित कर दी और नियंत्रण की भी एक नई व्यवस्था शुरू कर दी। और ये काम कई चरणों में हुआ, ये चारों काम कई चरणों में हुए थे। उन चरणों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला चरण उन्होंने क्या किया, पहले तो जो व्यापारी और सक्रिय दलाल थे उनको ख़त्म कर दिया। फर्स्ट तो क्या किया, जो व्यापारी और दलाल थे कंपनी के बीच उनको समाप्त किया और बुनकरों के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण रख लिया। उसको नियंत्रण रखने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए जिनको गुमास्ता कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस बार भी ये बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ था। गुमास्ता किसे कहते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कंपनी ने बुनकरों पर ज़्यादा नियंत्रण रखने के लिए, बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए और कपड़ों की गुणवत्ता को जांचने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी तैनात कर दिए। उनको क्या बोला जाता था, गुमास्ता। दूसरा था कंपनी को माल बेचने वाले बुनकर। अगर किसी भी कंपनी के साथ कोई भी समझौता कर लेते तो वो अपने तैयार माल को दूसरे बुनकर या दूसरी व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ये देखिए, एक बार अगर कोई भी बुनकर पेशगी की रकम ले लेता था और उसे काम का ऑर्डर मिल जाता था तो बुनकर कच्चा माल खरीदने के लिए वो उनको कर्ज देते थे बुनकरों को, और बुनकर अपना बनाया हुआ माल केवल उसी गुमास्ते को देना पड़ता था जिससे उसने क्या ली है, पेशगी की रकम। अब वो अपने तैयार माल पर किसी अन्य व्यक्ति से मोल भाव नहीं कर सकता था। दूसरा नियंत्रण ये था, अब वो अपना माल किसी दूसरी व्यापारी को नहीं बेच सकता था। ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। और जैसे जैसे कर्ज मिलता गया, जैसे जैसे क्या मिलता गया, कर्ज मिलता गया और महीन कपड़े की मांग बढ़ती गई तो ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी को स्वीकार करने लगे
और बहुत से बुनकरों ने तो क्या किया, जमीन के उनके जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना, जिन पर वो खेती करते थे, परिवार की जरूरत पूरा करते थे, उस जमीन को भाड़े पर दे दिया और पूरा टाइम किस में लगा दिया, बुनकरी में। और अब पूरा परिवार यही काम करने लगा, बच्चे भी और औरतें भी कुछ ना कुछ काम करते थे। जल्द ही बहुत सारे बुनकर गांव में, बुनकर और गुमास्तों के बीच में फिर टकराव आनी शुरू हो गई। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर के साथ गांव में ही रहते थे। अब जो गुमास्ता होता था वो गांव में नहीं रहता था, ब्रिटेन से आया हुआ अधिकारी होता था, तो वो गांव के लोगों की समस्या को नहीं समझता था। लेकिन जो पहले सौदागर थे वो अक्सर किसके साथ रहते थे, गांव में। बुनकरों की जो ज़रूरत थी उसका ख्याल रखते थे और संकट के समय अगर ज़रूरत पड़ जाता तो उन्हें पैसे की मदद भी दे देते थे। लेकिन गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनका लोगों से कोई भी सामाजिक रिश्ता नहीं था। वे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, चपड़ासी और सिपाहियों के साथ आते थे, और अगर माल समय पर तैयार नहीं होता था तो बुनकरों की पिटाई करते थे कोड़ों से, उनको अक्सर पीटा जाता था। इस कारण बुनकर ना तो अब क्या कर रहे थे, अपने तैयार माल पे मोल भाव कर सकते थे, ऊपर से उनको कष्ट सहन करने पड़ रहे थे, और कंपनी से जो उन्हें कीमत मिलती थी वो बहुत कम होती थी, और उस कीमत से वो कंपनी के कर्ज को उतार नहीं पाते थे। तो बुनकर क्या करेगा, भाग जाएगा। बुनकर गांव छोड़ करके क्या हो गए, चले गए, या तो अपने रिश्तेदार के कहीं यहाँ चले गए या गांव में करघा लगा लिया। कई स्थान पर तो कंपनी और अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत भी कर दी, और कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने अपने कर्जे बंद कर दिए और खेतों में क्या करने लगे, मजदूरी। और 19वीं सदी तक आते आते कपास के जो बुनकर थे उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आता है भारत में मानचेस्टर का आना। भारत में मानचेस्टर का आने का मतलब था कि भारत के अंदर सूती कपड़ा जो मिल है उनकी स्थापना करने का डायग्राम तैयार हो गया। भारत में मानचेस्टर के आने का मतलब कि मानचेस्टर के अंदर जो सूती कपड़ा मजदूरों के द्वारा नहीं तैयार होके मशीनों से तैयार हो रहा था, उससे पूरे के पूरे भारतीय बाजार क्या हो गए, भर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ब्रिटेन की सरकार पे दबाव डाला कि भारतीय जो माल ब्रिटेन में आ रहा है, भारतीय जो माल कहाँ आ रहा है, ब्रिटेन आ रहा है, भारतीय माल, भारत का माल कहाँ आ रहा है, ब्रिटेन, उसके ऊपर क्या लगा दो आप, आयात शुल्क लगा दो। क्या लगा दो, आयात शुल्क। और आयात शुल्क जब लग जाएगा तो माल की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। माल की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। और मशीनों से जो माल तैयार होता है उसकी कीमत क्या होगी, कम होगी। और इंग्लैंड के बाज़ार में फिर भारतीय जो माल है वो बिकेगा नहीं। और मानचेस्टर का सारा माल उन्होंने कहाँ पर प्रस्तावित कर दिया, भारत में। और सस्ता था, क्योंकि मशीन से जो तैयार माल होता था वो सस्ता था, हाथ से तैयार माल महंगा था। तो ना तो भारतीय जो व्यापारी और बुनकर थे वो भारत में माल बेच पा रहे थे, और ना ही कहाँ बेच पा रहे थे, इंग्लैंड में। सबसे बड़ी समस्या हो गई थी। तो अब भारतीयों का उत्पाद नए के बराबर था। ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अफसर था हेनरी पतुलो, उसने कहा कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़े निर्यात में गिरावट आई, जो लंबे समय तक जारी रही। 1811-12 में जो 33% होता था वो 1850 में गिरकर कितना रह गया, 3%। ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न मैंने बताया। देखो कि इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति ने दूसरों देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई दी। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मानचेस्टर में बने कपड़े भारी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक जाएं। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि ब्रिटेन भारतीय कपड़ों को भारतीय बाजारों में बेचे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बाजार में इस कंपनी के माल को बेचे। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का नए के बराबर निर्यात होता था, और 1850 तक आते आते सूती कपड़े का आयात भारतीय 31% हो चुका था, और 1870 के अंदर ये आंकड़ा कितना हो गया, 50%। तो इस प्रकार भारतीय जो कपड़ा बुनकर थे उसके सामने दो समस्याएं थी। एक तो क्या था, उनका बाजार खत्म हो रहा था, और दूसरा क्या था, स्थानीय बाजार सिकुड़ रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर नियंत्रण किसका हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये देखो, एक और समस्या क्या थी, स्थानीय बाजार के अंदर मानचेस्टर से आयातित मालों की भरमार थी, और कम लागत पर मशीन से बनने वाला जो आयातित कपास उत्पाद इतना सस्ता था कि बुनकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस कारण बुनकर के इलाकों में गिरावट और बेकारी के किस्सों की भरमार थी। बेकारी के किस्सों की क्या थी,
भरमार थी और 1860 में बुनकरों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। वो क्या थी कि अमेरिका के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया और वहाँ से उनको कपास मिली नहीं। कपास जब उन्हें नहीं मिली वहाँ से, तो ब्रिटेन से भारत को कच्चा माल लेके आना था, तो उस कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हो गई। क्योंकि जब किसी भी कच्चे माल की आपूर्ति कम हो जाएगी तो उसकी जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। दाम क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। इस बढ़े हुए दाम पर भारतीय बुनकर उस कपास को नहीं खरीद पा रहे थे। ये देखिए, भारतीय बुनकरों को कच्चे माल खरीदने के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत से कच्ची कपास खरीदनी पड़ती है। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना क्या नहीं था संभव। 19वीं सदी में बुनकर और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा था, बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया और ऐसे में बुनकर उद्योग किसी तरह से कायम रह सकता था। क्योंकि जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ तो उद्योग धंधे क्या हो गए? शुरू हो गए दोबारा। नेक्स्ट अब हमारे पास पॉइंट आ जाता है, वो है फैक्ट्रियों का आना। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।